वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे नाइपर जेई एग्ज़ाम के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एग्ज़ाम डेट कब है, आपको फॉर्म कैसे भरना है, एमबीए फार्मा के लिए क्या क्या आपके जो जीडीपीआई राउंड है वो कैसे पता लगता है, तो उस चीज़ को डिस्कस किया था। लेकिन ये जो वीडियो है ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया मैंने जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं और बाद में उनका एडमिशन ज़रूर हो जाता है लेकिन सफ़र बहुत करना पड़ता है उन्हें। तो इस चीज़ को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या क्या इंक्लूड है। जो फीस है आपकी एम एस फार्मा, एम फार्मा, एम टेक और एम बी ए फार्मा वो कितनी है, आपको कितने पैसे रिफ़ंड होते हैं जब आप ये कोर्सेज कंप्लीट कर लेते हैं, और इसके साथ साथ जब कोई एडमिशन विड्रॉ कराता है तो उसे कितने पैसे वापस मिलते हैं, स्कॉलरशिप इन सारे कोर्सेज के लिए इंक्लूडिंग द एमबीए फार्मा जो एक ऑप्शन नाइपर ने इंक्लूड करा है, तो वो भी एमबीए फार्मा वालों को स्कॉलरशिप कैसे मिलती है वो भी इंक्लूड है। और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको क्या क्या चाहिए, तो मेरे हिसाब से देखना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी आपको मिस्टेक्स जो हो सकती हैं उससे आप बच सकते हो। तो यहाँ पर जो ये जो स्लाइड है इसमें सिर्फ इतना सा मेंशन है, जो फर्स्ट स्लाइड है, कि जिनका काउंसलिंग के टाइम पे नाम आएगा या जो सिलेक्ट होंगे उन्हें एक डेट और टाइम दिया जाएगा, उनको जो है वो फीस भरनी है। अब वो फीस चाहे आप आरटीजीएस करिए, बैंक से जाके ड्राफ्ट बनवाइए, ऑनलाइन पेमेंट हो, वो कैसे भी हो, लेकिन वो डेट और उस टाइम से पहले होनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट नहीं भर पाता है फीस तो उसकी जगह किसी और को एडमिशन दे दिया जाएगा, तो उसकी सीट किसी और के पास ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये आपकी फ़ीस है एम एस फार्मा, एम फार्म, एम टेक फार्मा। अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम ये चीज़ नहीं देखने वाले कि एडमिशन फ़ीस कितनी है, हॉस्टल एडमिशन ये वो हम नहीं देखने वाले। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है टोटल अमाउंट आप कितना भरना है। तो ये जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और पीएच कैंडिडेट्स उनके लिए है, और ये जो आपका कॉलम है ये आपका एससी एसटी के लिए है, और ये आपका गवर्नमेंट इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड को ही है। तो अब अगर आप देखेंगे जो आपको टोटल अमाउंट भरना है एक साथ एडमिशन के टाइम पर, वो आपको भरना है जो जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और पीएच कैंडिडेट उनको भरना है 87,000 समथिंग, तो 87,120 रुपये उन्हें भरने हैं। ये आपका ए सेमेस्टर 1 ए और बी, जो यहाँ पर टोटल ए चार्जेस और बी चार्जेस तो बताए हुए हैं। तो ये बात है कि आपको इतना अमाउंट जो है भरना है। तो ये आपका पहला और दूसरा सेमेस्टर जो है आपका, इसका ए एंड बी का एक साथ, यानी आप कह सकते हैं कि एक साथ आपको 2 सेमेस्टर की फ़ीस भरनी है। फर्स्ट जब आप एडमिशन आपका काउंसलिंग में होगा तो वो कुछ 87,000 है, जैसे आप देख सकते हैं। चार्जेस पेएबल फॉर ई सेमेस्टर वो आपका 43,000 है, और यहाँ भी आपका 43,000 है। जो अब आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये 87,120 आएगा। तो ये जो अमाउंट है ये आपको एक साथ भरना है काउंसलिंग के बाद, जब आपका नाम आ जाएगा आपकी लिस्ट में। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर बच जाएंगे तीसरा और चौथा, उसमें आपको 43,735 रुपये भरने हैं। 43,000 जो समथिंग है वो आपको अमाउंट भरना है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस टाइम पर आपको इतना अमाउंट भरना है जो इस कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं। एमएस फॉर्म में ले रहा है, कोई एम फॉर्म में ले रहा है, और एम टेक फॉर्म में ले रहा है। अब जो कैंडिडेट्स हैं वो एससी एसटी से हैं, तो उनके लिए ये अमाउंट थोड़ा सा कम है, उनके लिए 65,615 है। तो 65,615 रुपये जो है उन्हें फ़ीस भरनी है अगर उनका सिलेक्शन होता है काउंसलिंग के बाद। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए हमेशा से ही ज़्यादा रहता है, उन्हें एक साथ जो है आपका 1,39,000 रुपये भरने हैं, और उसके बाद पर सेमेस्टर जो है वो 76,000 रुपये उन्हें भरना है। और एसटी के लिए जो पर सेमेस्टर फीस है वो कुछ 22,000 रुपये है। अब ये आपकी फ़ीस की बात हुई। अब एक बात और है कि आपको पैसे रिफ़ंड कितने होंगे जब आपकी ये जो कोर्सेज हैं, एमएस फार्मा आप कर लेंगे, एम फॉर्म या एम टेक जिसमें एडमिशन लिया वो आपका पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद जो है आपको कितने पैसे वापस मिलते हैं। तो ये जो अमाउंट है ट्यूशन मनी और रिफंडेबल, तो ये जो है आपको 27,500 रुपये आपको वापस मिलते हैं। तो जिन लोगों को थोड़ा सा फीस का इशू लगता है उनके लिए ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वो ये टोटल अमाउंट देखते हैं, ये नहीं देखते कि यहाँ पर कुछ रिफंडेबल का ऑप्शन भी है। तो एससी एसटी में आपका बराबर है जो आपका रिफंडेबल का ऑप्शन है। तो 27,500 रुपये आपको वापस मिलते हैं। ये आपकी फ़ीस इन कोर्सेज़ के लिए थी। अब बात करते हैं एमबीए फार्मा के लिए फ़ीस कितनी है। इसकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा होती है प्रीवियस जो कोर्सेज़ हमने देखे हैं। तो यहाँ पर आपको ये जर्नल
ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीएच के लिए कॉलम है, वैसे ही ये एससी एसटी के लिए और ये स्पॉन्सर्ड के लिए। तो इनको एक साथ फीस भरनी होती है एमबीए कैंडिडेट को 1,47,000 एंड समथिंग। ये एक साल ये जो है आपको फीस भरनी है एक साथ, जब आपका एडमिशन होगा फर्स्ट टाइम। उसके बाद पर सेमेस्टर आपको 1,04,000 जो फीस भरनी है एमबीए फार्मा के लिए। अब एमबीए फार्मा में स्कॉलरशिप देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स को मिल सकती है, उसका क्राइटेरिया क्या है वो भी मेंशन है इस वीडियो में, तो आई होप सो यू वॉच इट। और एसटी कैंडिडेट्स के लिए आप देखेंगे तो वो 54,000 समथिंग है, या 55 हम लगा सकते हैं। तो उनको एक साथ इतने पैसे भरने हैं, बाद में उनको पर सेमेस्टर 11,000 रुपये कुछ भरने हैं। स्पॉन्सर कैंडिडेट्स के लिए 2,52,000 है, फिर उनके लिए पर सेम 1,90,000 रहेगा। तो ये आपकी एमबीए वालों की फ़ीस है। रिफंडेबल जो अमाउंट है वो उतना ही रहेगा 27,500, और एससी एसटी के लिए भी आपका जो अमाउंट है वो 27,500 ही रहेगा। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है, ये आई थिंक यू हैव गेट इट द फीस क्राइटेरिया कि एमबीए और जो बाकी कोर्सेज हैं उनमें क्या डिफरेंस है और कितना आपका जो है पैसों में फ़र्क है, और रिफंडेबल मनी सेम है। नेक्स्ट है, अगर कोई एडमिशन लेके छोड़ देता है तब क्या होगा। हो सकता है किसी स्टूडेंट ने नाइपर में लिया हो लेकिन उसे कोई और अच्छा इंस्टीट्यूट लग रहा हो, वहाँ पर कोई अच्छी जो है स्ट्रीम मिल रही हो तो छोड़ दे, या कोई और एमरजेंसी हो जाए। तो ये जो है आपका इसमें क्या रहता है कि आपको कोई फीस जो है वापस नहीं मिलती है, सिर्फ आपको जो रिफंडेड जो आपका क्वेश्चन मनी है यानी रिफंडेबल जो यहाँ पर था 27,500 रुपये ही वापस मिलते हैं। चाहे आपने एमबीए में एडमिशन लिया हो या किसी और कोर्स में लिया हो, आपको जो है यहीं पैसे जो है वापस मिलते हैं। और इसके साथ साथ जितनी स्कॉलरशिप आपने ली है वो सब आपको रिटर्न करनी पड़ती है। अगर आप कोर्स बीच में छोड़ते हैं और आपकी स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुकी है तो आपको स्कॉलरशिप भी आपको रिटर्न करनी पड़ती है। तो ये दो केसेस हैं कि आपको कितने पैसे मिलते हैं, 27,500 रुपये अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो, और स्कॉलरशिप अगर आपके अकाउंट में आई है तो वो आपको वापस करनी पड़ेगी अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो। नेक्स्ट बात है फाइनेंशियल असिस्टेंस, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमबीए वालों के लिए, बाकियों का तो सबको ही पता है। अब 12,400 रुपये मिलते हैं एमएस फार्मा, एमटेक और एम फार्मा वालों को। यहाँ पर लिखा है असेप्ट एमबीए फार्मा, एमबीए फार्मा वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, लेकिन इसका एक क्राइटेरिया मेंशन है प्रोस्पेक्टस ब्राउचर को अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इंस्टीट्यूट जो है वो क्या करता है, स्कॉलरशिप देता है सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को एमबीए फार्मा के। लेकिन अब क्वेश्चन है कि किस बेसिस पे देता है। अब यहाँ थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि जैसे किसी का एमबीए फार्मा में एडमिशन हुआ, फर्स्ट सेम के जो पेपर होंगे उसमें उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ओवरऑल मेरिट में कहाँ पर वो स्टैंड करता है, तो वहाँ पर उन 3 बच्चों को जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर की परफॉर्मेंस के बेस पर उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है। और ये स्कॉलरशिप मिलेगी उन्हें आने वाले जो सेमेस्टर बाकी हैं यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए। यहाँ पर सिर्फ आपको ये 3 सेमेस्टर दिखाई दे रहे हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, लेकिन आप ये एक्चुअली में देखेंगे तो ये आपके 18 महीने हैं, 1.5 साल जो है। और अगर आप इसको 12,400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट अच्छा खासा कुछ 1-2 लाख के करीब बैठ जाएगा आराम से। तो जो भी एमबीए फार्मा में स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं या एडमिशन उनको लगता है हो जाएगा, तो उनके लिए ये पॉइंट ज़रूरी है कि उनको टॉप 3 में आने की वहाँ पर कोशिश करनी है। उनकी फ़ीस जो है जो लग रही है वो तो ठीक है, लेकिन उनके पास ये जो कुछ पैसे हैं स्कॉलरशिप के थ्रू वापस आ जाएंगे अगर वो एमबीए फार्मा में भी एडमिशन ले रहे हैं। तो ये बात जो मुझे लगता था कि एक बताने वाली है इम्पोर्टेंट, सो मैंने डिस्कस करा है ताकि स्टूडेंट अवेयर रहें। आई थिंक जब मैंने हमारे में से यानी कोई ट्राई कर रहा था पहले, तो ये बात किसी को आई थिंक पता भी नहीं थी और शायद अब भी ना पता हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मुझे लगता है इंक्लूड कर देना चाहिए था। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। नाइपर के ब्राउचर में ये बात मुझे थोड़ी सी और लगी कि इसमें जो है काउंसलिंग के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो पहले बताए हुए हैं, और जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो बाद में बताए हुए हैं। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्स में भी आपके लिए एक जो है बड़ी मिस्टेक होने का जो चांसेस है वो छिपा हुआ है, और वो आपका है यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स में। ये आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे और क्यों है। तो ये सब आपके पास होता है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, जो भी है आपका क्वालिफाइंग डिग्री, जीपैट, गेट, नेट स्कोर कार्ड,
ये आपका जो है मांगते हैं आधार कार्ड वगैरह जैसे फॉर्म भरते हैं। अब बैंक डिटेल्स आप कौन सी भरेंगे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बैंक डिटेल्स आपको वो भरनी है जहाँ पर आपका जो है आधार कार्ड सीडेड हुआ हो। अगर आप सीडिंग वाला आधार ये जो अकाउंट नंबर बैंक नेम नहीं डालेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आनी है वहाँ पर आपको दिक्कत हो। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि आपका आधार कार्ड उस आपका जो बैंक अकाउंट है उससे लिंक हो और सीडेड हो। सीडेड का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। कुछ बैंक अगर गवर्नमेंट कुछ भी भेजती है, जैसे आप एलपीजी सब्सिडी का एग्जांपल लेंगे तो वो आपके बैंक अकाउंट में आती है, तो वो मतलब है कि वो आधार कार्ड से सीडेड है। तो बैंक वाले क्या करते हैं, आपसे एक फॉर्म भरवा लेते हैं या आपका ई केवाईसी करवा लेते हैं, आपका अंगूठा बायोमेट्रिक पे लगवाते हैं बस। तो वो काम जो है आपका हुआ होना चाहिए पहले, सीडिंग वाला जो है। तो आपकी स्कॉलरशिप में जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी ने दूसरा अकाउंट भी ऐसा डाल दिया है कि जो सीडेड नहीं है तो वो बैंक में जाके बाद में भी करवा सकता है, लेकिन बाद में जो है वो काम बहुत लंबा हो जाता है, सफरिंग काम हो जाता है। क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ से सफ़र किया है तो मुझे पता है कि अगर आप स्टार्टिंग में ही ऐसा बैंक अकाउंट दें कि जो सीडेड हो और जिससे आपका आधार कार्ड अच्छे से लिंक हो, तो वो चीज़ जो है आपको बहुत हेल्प करती है कि आपकी स्कॉलरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। स्कॉलरशिप में जो है आपका मिलती ज़रूर है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो वो दूर हो जाता है। तो ये मुझे लगा था कि जो गलती हुई थी मुझसे कि आपसे ना हो इस स्कॉलरशिप के इशू में। डॉक्यूमेंटेशन एट द काउंसलिंग टाइम, कि काउंसलिंग के टाइम पर क्या चाहिए, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। क्योंकि काउंसलिंग अगर अहमदाबाद या फिर हैदराबाद में है और आपका कोई डॉक्यूमेंट घर रह गया या आपके पास नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है बहुत परेशान हो जाते हैं और सफ़र करना पड़ता है आपको वहाँ पर भी। तो यहाँ पर मैंने रिलेट किया है थोड़ा सा, जो नाइपर जेई का फॉर्म है, जो आपने फॉर्म भरा है उसकी 2 कॉपीज़ चाहिए होती हैं। एटलीस्ट आप 2-2 3-3 सेट फ़ोटो कॉपीज़ के करवा के जाएं और उन्हें अपना जो है सेल्फ अटेस्ट कर दें। डेट ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है। 10th की मार्कशीट आपको चाहिए होगी, 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, जीपैट गेट जो भी आपका स्कोर कार्ड है वो, एडमिट कार्ड आपको नाइपर का जो ओरिजिनल है वो संभाल के रखना है। कुछ लोग फेंक देते हैं, इसलिए मैंने वीडियो जो है एग्ज़ाम होने से पहले बनाई है कि आपको जो है ये संभाल कर रखना होता है। ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ, जब भी आप माइग्रेशन की फ़ोटोकॉपी कराते हैं तो उसे आपको सेल्फ अटेस्ट नहीं करना होता है। ये बात इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि माइग्रेशन की कॉपी पर कभी भी आप सेल्फ अटेस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद जो रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं उनका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी का, और जितने भी सेमेस्टर्स हैं उनकी मार्कशीट्स ओरिजिनल कॉपी सब आपको चाहिए होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट्स गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। अब ये क्या चीज़ें हैं, आपको बहुत सारे फॉर्म मिलेंगे पीछे जिसमें आपका कुछ पेरेंट्स से अंडरटेकिंग है रैगिंग के लिए, कुछ आप अंडरटेकिंग करेंगे कि मैं रैगिंग नहीं करता हूँ, कुछ करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह होगा आपका। तो ये सारे जो है आपके दिए हुए हैं नाइपर के प्रोस्पेक्टस में, पीछे फॉर्म दिए हुए हैं, तो आप वो डाउनलोड कर लेंगे नाइपर हैदराबाद की साइट से जाके, तो वहाँ पर जो है आपको वो ब्राउचर में मिल जाएगा सब। स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, अगर कोई स्पॉन्सर कैंडिडेट है तो ये अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट्स ये रैगिंग वगैरह के लिए हैं जो दिए हुए हैं, ये आप करवा लेना। करेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अब यहाँ पर जो दिक्कत होती है जो हमेशा से रहती है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको जो है यूनिवर्सिटी जाकर अपना कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट इस आईडी पे मेल करवा लेना है। जो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन या एग्जामिनेशन ब्रांच होती है वो ये काम करते हैं। कुछ फ़ीस लेते हैं, कुछ फ़ीस जो यूनिवर्सिटीज़ हैं नहीं लेते हैं, मोस्टली जो है वो चार्ज करते हैं इस कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो है नाइपर हैदराबाद के पास जो है ये पहुंच जाना चाहिए आपका कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको माइग्रेशन पे जो है सेल्फ टेस्ट नहीं करना है। सो ये जो वीडियो थी ये मुझे लगा था कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी गलतियाँ जो हो सकती थी या मुझे जो मैंने खुद की हैं मैंने उन्हें कवर करने की कोशिश की है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, यू कैन प्रेस द